व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज़ रिधेश एंड आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 गुजरात बोर्ड ग्रेड 10 का सोशल साइंस का सिलेबस से। राइट नाउ ये चैप्टर है अबाउट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मुझे बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में कमेंट में लोगों ने कहा था कि ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, इसके ऊपर फटाफट वीडियो बनाइए। तो योर इट इज़, आपके सामने वीडियो हाजिर है। आज का जो हमारा वीडियो है, इसके अंदर इस चैप्टर के जो हमारे फर्स्ट वीडियो है, इस लेसन में वी आर गोइंग टू लुक एट कि भाई इंडिया ये जो कंट्री है इसमें किस किस प्रकार के चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। राइट आफ्टर दैट विल टेक अ क्लोजर लुक एट व्हाट वी मीन बाय द बेसिक आइडिया ऑफ पावर्टी, उसका डेफिनेशन क्या होता है वो समझेंगे। पावर्टी ये जो टर्म है, जो सिचुएशन है, उसमें किस किस तरीके के फीचर्स होते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। राइट कि एक अगर बंदा अगर पुअर है या पावर्टी से गुजर रहा है तो वो क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देन वी गोना लुक एट अगर ये पावर्टी का प्रॉब्लम हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करता है तो हमारी गवर्नमेंट इस पावर्टी के लिए क्या कर रही है उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट विल लुक एट कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्टी। इसका मीनिंग है कि पावर्टी ये जो टर्म है या इसके बारे में जो स्टडी या एनालिसिस है ये कहाँ से डेवलप हुआ और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे द टू ब्रॉड अप्रोचेस टू पावर्टी जो ग्लोबल लेवल पे फॉलो किए जाते हैं। राइट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नोट डाउन करनी है कि जो भी चीज़ आप आगे देख रहे हो प्लीज़ अपने नोटबुक में लिख लो। मेरे को कमेंट करके मत पूछना कि सर प्लीज़ पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, प्लीज़ ये कर दो, प्लीज़ वो कर दो। आपको भी पता है मैं नहीं भेजने वाला। मैंने कहा है कि आपको जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है स्लाइड के ऊपर, आपको अपने हाथों से लिखना है। जब आप खुद अपने नोटबुक में लिखोगे वो सारी चीज़ें तो ज़्यादा अच्छे से दिमाग में सेट होंगी। मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इस चीज़ को करने का। मुझे अब ये भी पता है कि बहुत लोग स्क्रीनशॉट निकाल के उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो उसको अपने नोटबुक में लिखो। अपने हैंडराइटिंग में लिखी हुई चीज़ें जब आपके पास होंगी रेफ़र करने के लिए बाद में, तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू राइट योर नोट्स इन योर ओन हैंडराइटिंग इन योर नोटबुक तो वो बहुत फ़र्क क्रिएट करता है। राइट अब सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। बाकी तो सारी चीज़ें मेरे कहने से ना कहने से कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। जो लोग लाइक करना चाहते हैं वो डेफिनेटली हमेशा ही लाइक करेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। वी गोना लुक एट द इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब इंडिया ये जो कंट्री है ना, बहुत डाइवर्स कंट्री है और इस कंट्री में भयंकर भर भर के प्रॉब्लम्स हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कितने सारे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम हमारे कंट्री में है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का प्रॉब्लम है, जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ प्राइस राइज की प्रॉब्लम है। राइट तेज़ी इतनी ज़्यादा हो गई कि चीज़ें, इंसान का जीना मुश्किल हो गया है। वी डोंट हैव इनफ अर्निंग टू सपोर्ट द मोस्ट बेसिक नीड्स ऑफ आवर फैमिली। पहले फैमिलीज कितनी बड़ी हुआ करती थी, आज के ज़माने में न्यूक्लियर फैमिली को चलाना भी कितना महंगा हो गया है। राइट प्राइस राइज ने इंसान को तोड़ दिया है बिल्कुल पूरी तरीके से। देन वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी, अनअकाउंटेड मनी, करप्शन, टेररिज्म, स्टारवेशन, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। भर भर के हमारे कंट्री के अंदर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं ना कि लोग पूरा टाइम रोते रहते हैं, गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं। बट इन सारी ही प्रॉब्लम्स में से जो सबसे ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे हर एक इंसान को प्रॉब्लम नड़ती है वो है द प्रॉब्लम ऑफ पावर्टी एंड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और ये जो दो प्रॉब्लम्स है इससे बाहर निकलना हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब हम लोगों ने ये सारे प्रॉब्लम्स देख लिए, इस चैप्टर में हम लोग पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। अब पावर्टी ये वर्ड है क्या, व्हाट डू वी मीन बाय पावर्टी, उसके बारे में देखते हैं। अब लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव पावर्टी इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज डिप्राइव्ड फ्रॉम सेटिस्फाइंग बेसिक एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। अब हर एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी जीता है ना, उस ज़िंदगी जीने के लिए उसको कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है और कुछ एसेंशियल चीज़ों की ज़रूरत होती है। बेसिक चीज़ें मतलब क्या, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जब आप फूड, क्लोथिंग या शेल्टर की बात करते हो, ये किसी भी इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके बिना उसका जीना बहुत मुश्किल है। इंसान ही क्या, इवन जानवर की अगर आप बात करो तो कोई भी जानवर भी अगर उसको ज़िंदा रहना है तो उसका खाना खाना, उसके पास उसको प्रोटेक्टेड रखना, वार्म रखना, एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रखना और रहने के लिए एक शेल्टर होना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। राइट बट हम लोग जानवर तो है नहीं, हम इंसान हैं। तो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट के अलावा कुछ ऐसी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर। ये एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को एनरिच करती हैं। इनके बिना हमारा अच्छा जीवन जीना पॉसिबल नहीं हो पाता। राइट सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनी पर्सन जो अपनी या तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स या फिर एसेंशियल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, वैसे कंडीशन को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव पावर्टी कहते हैं। राइट अगर कोई एक इंसान इस कॉम्प्रिहेंसिव पावर्टी वाले सिचुएशन से या कंडीशन से अगर सफ़र कर रहा है तो उस इंसान को हम लोग
पुअर बोलेंगे। तो यहाँ पे मुद्दा हमारा क्या है, वी हैव टू लुक एट द पर्सन, वी हैव टू सी वेदर ही हैज़ सेटिस्फाइड इज बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड वेदर ही हैज़ सेटिस्फाइड इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो उसकी जो कंडीशन है उसको कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी बोलते हैं, और वो जो इंसान है उसको हम लोग पुअर बोलते हैं। आई होप ये पॉइंट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। आफ्टर हैविंग रेड दिस वी हैव टू रियलाइज द फीचर्स ऑफ पॉवर्टी। जब हम लोग बोलते हैं कि कोई एक इंसान पुअर है या फिर ही इज सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी, तो हम कहना क्या चाहते हैं? पॉवर्टी इज़ अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट का बेसिक फंडा ये है कि आप जिस तरीके से अपना जीवन जी रहे हो उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बुरा है। रीज़न, क्योंकि आपके पास खाना नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, आपके पास कपड़े नहीं है, यू आर नॉट गेटिंग एजुकेशन, यू आर नॉट गेटिंग हेल्थ केयर। अब ये सारी चीज़ें जब हैं, जब आप बिलो पावर्टी लाइन हो, आपके पास इन सारी चीज़ों का एक्सेस नहीं है, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, राइट। आपके अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स लिस्ट फॉर्म में दिए हुए हैं। अब इसी चीज़ को मैंने ढंग से ऑर्गेनाइज कर लिया है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर एक इंसान के पास खाना खाने के लिए नहीं है तो खाने की प्रॉब्लम दो तरीके से हो सकती है। या तो आपके पास इनफ खाना नहीं है, यू डोंट हैव इनफ क्वांटिटी ऑफ फूड, और यू डोंट हैव द राइट क्वालिटी ऑफ फूड। इसका मीनिंग, अगर आपके पास क्वांटिटी नहीं है, इसका मीनिंग ये कि दिन में आपको एटलीस्ट 2 बार खाना खाने नहीं मिल रहा है, यू डोंट गेट 2 स्क्वायर मील्स अ डे, राइट। और अगर आपको खाना मिल भी रहा है तो वो खाना अच्छे क्वालिटी का न्यूट्रिशियस फूड नहीं है। आज एक इंसान को अपने बैलेंस डाइट के अंदर मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, ये सारी चीज़ें चाहिए, बट इफ़ यू डोंट गेट टू ईट न्यूट्रिशियस क्वालिटी ऑफ फूड तो सीधी सी बात है, आप बीमार पड़ोगे। तो आज अगर कोई इंसान पुअर है तो उसके पास अच्छा खाना अवेलेबल नहीं है, इन द सेंस क्वालिटी ऑफ फूड इज़ नॉट गुड, एट द सेम टाइम इट डजंट इवन हैव गुड क्वांटिटी ऑफ फूड, उसको 2 बार दिन में खाना खाने को भी नहीं मिलता, राइट। इफ़ वी टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ पुअर, उसके पास लैक ऑफ ड्वेलिंग का भी प्रॉब्लम होगा, उसके पास रहने के लिए ढंग की जगह नहीं है। रहने के लिए ढंग की जगह क्यों नहीं है? क्योंकि भाई लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोगों के पास अफोर्ड करने के लिए लैंड ही नहीं है। द लैंड इज़ लिमिटेड, द रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे इंसान रह सकता है वो लिमिटेड है, और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा है। एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, हमारे पास रहने की जगह अनअवेलेबल हो गई है। इट हैज़ नाउ बिकम अ लग्जरी फॉर यू टू ओन हाउस। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, द क्वांटिटी ऑफ ड्वेलिंग प्लेसेस हैज़ गॉन डाउन। एट द सेम टाइम अगर आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, प्रॉपर रेसिडेंशियल प्रीमाइस नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप शैबी एंड स्लम इलाके में रहना शुरू कर दोगे, जहाँ पे पानी का ठिकाना नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का ठिकाना नहीं है, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है। तो एज ए रिजल्ट आप एक स्टेट ऑफ पॉवर्टी में चले जाओगे, राइट। इफ़ आई टॉक अबाउट एनी पर्सन हु इज़ पुअर, उसके पास एजुकेशन भी नहीं होगा। अगर वो एजुकेशन उसके पास नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि वो इलिटरेट है। अगर वो इलिटरेट है तो उसने चूज़ किया है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी। नॉर्मली जो लोग पुअर होते हैं उनके सिचुएशन ऐसे होते हैं घर में कि उनको फोर्सफुली काम करना पड़ रहा है। जिस उम्र में उनको पढ़ाई करनी चाहिए उस उम्र में वो लोग बेचारे बाहर जाके चाइल्ड लेबर कर रहे हैं ताकि घर में कुछ सहारा मिल सके, right? So as a result of that lack of education is leading you to becoming illiterate, at the same time is forcing you into child labor at an age when you're supposed to be in school, right? Now if you look at the last part, when you talk about lack of health care facilities अगर एक इंसान के पास अवेलेबल नहीं है तो बाई डिफ़ॉल्ट क्या होगा, आपका जो डेथ रेट है वो हाई हो जाएगा, जस्ट बिकॉज आपके पास न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, आपको ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा, आप मैल न्यूट्रिशन हो। बिकॉज आपको जितना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना आपको नहीं मिल रहा है, एज ए रिज़ल्ट आपका जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। छोटी छोटी डिजीज़ के वजह से भी आपको मौत आने तक के भी सिचुएशन या चांसेस हो सकते हैं, राइट। बिकॉज योर बॉडी डज नॉट हैव दैट इम्यूनिटी। अगर आपके बॉडी में इम्यूनिटी होती है तो वो कब बनती है, जब आप न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम करते हो तब। बट इन लोग के पास तो एक्सेस ऑफ फूड ही नहीं है। तो अगर फूड नहीं है तो न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है तो इम्यूनिटी नहीं है, और अगर इम्यूनिटी नहीं है तो आपके डेथ रेट के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर आप मरते भी नहीं हो ना तो भी, इफ़ वी से द क्वालिटी ऑफ लाइफ और द क्वालिटी ऑफ हेल्थ दैट यू हैव इज़ वेरी बैड। आप बहुत ही बुरे हालत में रह रहे हो, एंड एज अ रिज़ल्ट जितना भी वो जीते हैं वो इतने बुरी तरीके से जीते हैं कि उनका एवरेज लाइफ स्पैन भी जो है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इन लोगों की, वो भी काफ़ी कम है कंपेयर टू नेशनल एवरेज। तो ओवरऑल लेवल पे जो कंट्री में जितना लोग नॉर्मली जीते हैं उससे पुअर लोग काफ़ी कम जीते हैं, क्योंकि उन लोग के पास प्रॉपर फूड नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। सो व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी, उसको ये सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी, जिसको हम फीचर्स ऑफ पॉवर्टी भी कहते हैं।
आई होप ये सारी जो चीज़ें आपको मैंने लिखी हुई है यहाँ पे वो समझ आ रही है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच टॉक्स अबाउट द गवर्नमेंट मेजर्स. अब हम लोगों ने देखा कि पावर्टी क्या सिचुएशन है और कितने बुरे हालातों से लोगों को गुजरना पड़ता है. तो इन सब चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट को भी पता होगा, राइट. तो गवर्नमेंट जो एक वेलफेयर बॉडी है जिसका काम है लोगों की सेवा करना, तो वो इन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए क्या मेजर्स ले रहा है उसके बारे में देखते हैं. सबसे पहले गवर्नमेंट देखता है कि भाई जो लोग पुअर है वो कौन लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है. तो गवर्नमेंट ने सबसे पहला काम ये किया कि जितने भी लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं, जिन लोगों के पास ये बेसिक फैसिलिटीज़ और एसेंशियल फैसिलिटीज़ नहीं है, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया और उन लोगों को एक नाम दे दिया जिनका नाम है अंत्योदय फैमिली, राइट. अंत्योदय फैमिलीज़ या बीपीएल फैमिलीज़ को उन लोगों ने ऐसे आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये वो लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी इनकम नहीं है. इतनी कम इनकम है कि वो लोग अपनी बेसिक और एसेंशियल नेसेसिटीज़ फुलफिल ही नहीं कर पाते. तो गवर्नमेंट का फर्स्ट काम क्या था, ऐसी फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई कर लेना. क्योंकि आज अगर गवर्नमेंट ये सोचे कि हमें लोगों की हेल्प करनी है तो पता तो होना चाहिए ना कि इसकी हेल्प करनी है. तो आज जब हमने अंत्योदय फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया तो उनको हेल्प करना ज़्यादा आसान हो जाएगा. तो पहला स्टेप हमने लिया, आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन बेनिफिशियरी होगा, किसको एक्चुअली हेल्प की ज़रूरत है. सेकेंड स्टेप, जिन लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया उनको हम लोग एक आइडेंटिटी कार्ड दे देंगे जिसको हम लोग राशन कार्ड या पीडीएस कार्ड बोलते हैं, राइट. अब ये जो लोग हैं, ये जो लोग ये बेनिफिशियरीज़ हैं, इन लोगों को हम लोग ये कार्ड इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि इन लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफ़िल करने की परचेजिंग पावर नहीं है, इकोनॉमिक ताकत नहीं है. तो हम लोग इनको क्या देंगे, ये राशन कार्ड देंगे जिसके बेसिस पे ये गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किए गए फेयर प्राइस शॉप्स में से जाके बेसिक एसेंशियल्स लेके आ सकते हैं. मंथली एसेंशियल्स जैसे कि राइस है, वीट है, शुगर, सॉल्ट, केरोसिन, ये सारी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, बेसिक सर्वाइवल के लिए ज़रूरत पड़ती है, राइट. तो ये सारी चीज़ें इन लोगों को गवर्नमेंट द्वारा क्रिएट किए गए फेयर प्राइस शॉप्स में से कम दामों पे मिलेंगी. इस दुकान का नाम अगर आप देखोगे तो लिखा है फेयर प्राइस शॉप. फेयर प्राइस शॉप का मीनिंग ये है कि यहाँ पे आपको एकदम हाईली सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी, राइट. अगर आप राइस लेने जाते हो तो आपको 2 रुपीज़ पर केजी एंड वीट 3 रुपीज़ पर केजी के रेट से भी आपको मिलेगा, राइट. इतना सस्ता आपको ये मिल रहा है. रीज़न बीइंग क्योंकि आप इस कैटेगरी में हो जहाँ पे आपको महंगा फूड ग्रेन्स एक्सेसिबल नहीं है. तो गवर्नमेंट ने आपको आइडेंटिफाई किया, आपको राशन कार्ड दिया और ये फैसिलिटी दिया कि आप फेयर प्राइस शॉप में जाइए या राशन शॉप में जाइए. जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उस सिस्टम के थ्रू ये जो शॉप्स है उसका सिस्टम को हम लोग पीडीएस सिस्टम बोलते हैं. इस सिस्टम के थ्रू आप जाके इन शॉप्स में से सस्ते दामों पे ये बेसिक नेसेसिटीज़ खरीद के ला सकते हो. अब जब हम लोगों ने फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, उनको राशन कार्ड दे दिया, उनके पास बेसिक सप्लाई मंथली बेसिस पे आ जाएगा, तो इसके वजह से क्या वो उनके बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर लेंगे. और जब वो नीड्स उनके सेटिस्फाई हो जाएंगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, राइट. तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो सुधर जाएगी. एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट कैन हेल्प दीज पीपल आउट इन द लीस्ट वे दैट इज़ पॉसिबल, राइट. तो ये हमने गवर्नमेंट मेजर्स जो थे वो हम लोगों ने समझ लिए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी. अब पॉवर्टी के बारे में जो हम लोगों ने सारी चीज़ें समझी ना, ये बीपीएल और बीपीएल के लोग उनको अंत्योदय लोग बोलते हैं, वो सब समझ में आए. बट ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाला जो फंडा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो लेके कौन आया, राइट. पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट लेके कौन आया. तो सबसे पहली बार पॉवर्टी के बारे में बात की थी WHO के डायरेक्टर ने, राइट. नाम नहीं दिया है, हमको सिर्फ इतना बोला है कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी लाइन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ WHO विच इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये फंडा क्लियर हो रहा है. अब यहाँ पे जो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट की गई है ना, वो 2 फैक्टर्स के बेसिस पे एस्टिमेट की गई है. सबसे पहला है इनकम और दूसरा है कैलोरी इनटेक. अब कोई भी इंसान अगर इनकम की बात करे ना, तो जैसे हमारे कंट्री में मैं बात करूँ, आपके पास इतनी इनकम होनी चाहिए कि आप बेसिक चीज़ों पे खर्चा कर सको. अगर आपके पास उतनी इनकम से ज़्यादा है, इसका मीनिंग आप बेसिक नीड्स जो और एसेंशियल नीड्स जो आपकी है वो आसानी से फुलफ़िल कर सकते हो, राइट. तो उसी तरीके से इंडिया के अंदर हमारा जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन नाम की एक अथॉरिटी है इंडिया के अंदर, जिन्होंने स्पेसिफाई किया है कि मिनिमम आपकी इनकम जो है वो इतनी होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप फूड, क्लोथिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के ऊपर कुछ खर्चा कर सको, राइट. अब ये जो इनकम है ये डिपेंड करेगी कि आप कौन से इलाके में रहते हो. क्योंकि अगर आप एक विलेज एरिया में रहते हो तो वहाँ पे सारी चीज़ें थोड़ी सस्ती मिलती है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो थोड़ी चीपर है.
वेराज इन द अर्बन एरिया, जैसे मेट्रो सिटीज़ की बात करूँ, बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर जैसे महंगे सिटीज़ की बात कर लूँ, तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ एक्सपेंसिव। तो रूरल एरिया और अर्बन एरियाज़ के लिए सेम अमाउंट ऑफ इनकम जस्टिफाइड नहीं है। इस वजह से जो प्लानिंग कमीशन है उन्होंने पावर्टी लाइन को डिफाइन किया है एज एनी पर्सन हु अर्न्स 816 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ। मतलब अगर आप एक इंसान हो, एक महीने में 816 रुपये से ज़्यादा कमाते हो ना, तो पुअर नहीं हो। अगर 816 से कम कमाते हो तो आप पुअर कैटेगरी में आओगे, राइट। और यही चीज़ अगर आप अर्बन एरिया में बात करते हो, तो अगर कोई इंसान एक महीने का 1000 रुपये से कम पैसा कमाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुअर में क्लासीफाई कर देंगे। सो एनी बडी हु इज़ अर्निंग लेस देन दिस थ्रेशोल्ड लिमिट, ये एक बेंचमार्क है, ये स्टैंडर्ड है। अगर इससे कम आप कमा रहे हो तो आप बिलो द पावर्टी लाइन हो, और अगर इससे ज़्यादा आपकी इनकम है तो आप पुअर नहीं हो, आप अबव द पावर्टी लाइन हो। ये लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? अब वही चीज़ हम लोगों ने देखा था कि WHO वाले ने क्या बोला था, डायरेक्टर ने, या तो इनकम के बेसिस पे या तो कैलोरी इनटेक के बेसिस पे हो सकता है। तो कैलोरी इनटेक का मीनिंग ये है कि भाई आज चाहे इनकम कोई भी इंसान कमा ले, आज सपोज़ हम लोग रूरल एरिया में किसी एक इंसान के बारे में बात करते हैं जो पैसा कमा रहा है, बट वो पैसा सारा का सारा नशे में उड़ा रहा है, गलत आदतों में उड़ा रहा है, तो भाई उसके वजह से उसकी बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ तो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ होने वाली है। अब किसी भी इंसान को जीने के लिए बेसिक चीज़ क्या चाहिए, खाना, कैलोरी इनटेक चाहिए, राइट। तो इस वजह से WHO ने या फिर प्लानिंग कमीशन ने ये भी डिसाइड किया है कि एज़ पर कैलोरी इनटेक, अगर आप एक रूरल एरिया में काम करते हो तो आपको एक इंसान को एक दिन के अंदर कम से कम 2400 कैलोरीज, 2400 कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए। अगर आप इससे कम कैलोरीज कंज्यूम करते हो तो आप पुअर माने जाओगे। ये माना जाएगा कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप अपना खाना खरीद सको, राइट। और यही चीज़ अर्बन एरियाज़ में है, 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। अब आप ये सोचोगे कि चलो इनकम में समझ आता है कि इनकम में बिकॉज रूरल एरियाज़ जो है वो सस्ते हैं, इस वजह से वहाँ पे 816 और अर्बन एरियाज़ में 1000 रुपये। ये कैलोरीज़ में उल्टा क्यों कर दिया? अब एक चीज़ समझिए, रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर लोग किस तरीके का काम करते हैं, एग्रीकल्चर वाला काम करते हैं। एग्रीकल्चर में मेहनत, फिजिकल लेबर जो है वो कितना ज़्यादा लगता है, राइट। तो उनको खाना भी तो ज़्यादा लगेगा ना। जबकि इन कंपैरिजन टू दैट इन अर्बन एरियाज़ हम लोग इतना ज़्यादा फिजिकल लेबर नहीं करते, राइट। तो हमारी कैलोरी इनटेक उतने प्रपोर्शन से थोड़ी कम हो जाएगी। इस वजह से बिकॉज रूरल एरिया में मेहनत वाला काम, फिजिकल एफर्ट वाला काम ज़्यादा होता है, इस वजह से वहाँ पे कैलोरी इनटेक भी ज़्यादा रखा गया है। अब एक कैलोरी वाला जो फंडा है ये आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ मेंशन किया हुआ है, उन्होंने कैलोरीज़ का जो 24 और 2100 कैलोरीज़ है उसका मेंशन कहीं पे नहीं किया, बट मैंने ये आपको दिया है सो दैट आपको ये याद रहे। आपको आगे जाके भी जब आप कैलोरीज़ के बारे में या फिर पावर्टी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कॉमर्स लेने के बाद, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये सब चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हुई है, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्टी हम लोगों को अच्छे से समझ में आता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी गोना लुक एट इज अप्रोचेज ऑफ पावर्टी। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट अप्रोचेज ऑफ पावर्टी, इसका मीनिंग ये है कि भाई पावर्टी को समझने का दो ब्रॉड तरीका है, राइट, जो इंटरनेशनल लेवल पे हर एक कंट्री अपनाती है, राइट। अब ये दो ब्रॉड अप्रोचेज है, एब्सोल्यूट पावर्टी और रिलेटिव पावर्टी। एब्सोल्यूट पावर्टी के बाजू में मैंने लिखा है मिनिमम बेंचमार्क। इसका मीनिंग ये है कि ये उन लोगों की बात की जा रही है जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ कम से कम मार्केट प्राइस में भी नहीं परचेज कर पा रहे। इसका मीनिंग ये वो लोग हैं जब मार्केट में सबसे लोवेस्ट मार्केट प्राइस है ना, फिर भी अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, राइट। मतलब ये बहुत ही भयंकर तरीके से ख़राब हालत में है, राइट। अब ऐसा सिचुएशन कहाँ पे आ सकता है? डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड टाइप ऑफ इकोनॉमीज़ में, जहाँ पे लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा गरीब है। तो जो हमने 816 और 1000 रुपये वाले लोगों की बात की थी ना, वो किस तरीके का पावर्टी का मेजर हो गया? ये एब्सोल्यूट पावर्टी का मेजर हो गया कि यहाँ पे लोगों की इनकम इतनी कम है कि लोवेस्ट मार्केट प्राइस पे भी अगर आप 816 से कम पैसे कमा रहे हो ना, तो आप अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, राइट। अगर आप रूरल एरिया में रहते हो और अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो तो 1000 रुपये की अगर आपकी सैलरी होगी पर पर्सन पर मंथ, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर 1000 रुपये जितनी मिनिमम 1000 रुपये नहीं है तो आप एब्सोल्यूट पावर्टी बोला जाएगा। तो जो 816 और 1000 वाला जो बेंचमार्क है कि मिनिमम आपको इतना कमाना है, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग एब्सोल्यूट पावर्टी बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो बात है वो आता है रिलेटिव पावर्टी की बात करते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेटिव पावर्टी, तो यहाँ पे कंपेरेटिव एनालिसिस हो रहा है। जैसे आज अगर आप हो या मैं हूँ,
हम लोग सब आज इस यूट्यूब के दुनिया में बैठ के एक दूसरे के सामने ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हो, इसका मीनिंग ये है कि डेफिनेटली आप पुअर नहीं हो, राइट। बट फिर भी कैन आई से कि हम लोगों की सोसाइटी में ऑल्दो हम लोग 1,000 रुपये से ऊपर कमा रहे हैं, 816 से ऊपर कमा रहे हैं, राइट, हम लोग बिलो पावर्टी लाइन तो बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी हमारे सोसाइटी के अंदर रिच क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये डिविजन्स होते हैं कि नहीं होते? ये क्या कर रहे हैं हम लोग बेसिक गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किए गए लिमिट से तो ऊपर है, हम लोग सब बिलो पावर्टी लाइन में तो फॉल नहीं होते, बट फिर भी हमारी जो इनकम लेवल्स हैं उस इनकम लेवल्स के बेसिस पे हमने अंदर अंदर एक कंपैरिजन सेट कर लिया है। तो आज जो मिडिल क्लास वाली सोसाइटी है वो अपर क्लास के कंपैरिजन में पुअर है, या जो अपर क्लास वाले लोग हैं वो डेफिनेटली मुकेश भाई अंबानी से थोड़े पुअर है। सो हर कोई इंसान जब अपने आप को किसी और से कंपेयर करता है, जहाँ पे दो इनकम लेवल्स एक दूसरे से कंपेयर किए जा रहे हैं, तो इन कंपैरिजन टू समबडी एल्स आप पुअर हो या नहीं, उसको हम लोग रिलेटिव पावर्टी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई बेंचमार्क नहीं है। जैसे आज अगर कोई इंसान 5,000 रुपये कमाता है और दूसरा इंसान 10,000 रुपये कमाता है, दोनों ही लोग 1,000 रुपये से ज़्यादा कमा रहे हैं, मतलब दोनों ही लोग नॉन पुअर हो गए अगर हम एब्सोल्यूट पावर्टी की बात करें तो। बट फिर भी जो बंदा 5,000 कमा रहा है वो 10,000 कमाने वाले से तो ज़्यादा पुअर है। ये फंडा हो जाता है हमारा रिलेटिव पावर्टी का फंडा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। अब बिकॉज हम लोग जब डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की बात करते हैं, यहाँ पे सारे जो लोग हैं, गवर्नमेंट इतना डेवलप हो चुकी है कि हर एक की बेसिक नीड्स तो फुलफिल कर ही देती है। तो एब्सोल्यूट पावर्टी के कंपैरिजन में तो सभी लोग अमीर ही है। अमेरिका का गरीब से गरीब इंसान भी इंडिया के गरीब से तो अमीर ही है। तो कोई भी एब्सोल्यूट पावर्टी के मेजर में तो फॉल हो ही नहीं रहा। बट जब डेवलप्ड इकोनॉमीज़ अपने आप को कंपेयर करते हैं तो वो क्या कंपेयर करेगा? यूएस वाला अपने आप को यूके से कंपेयर करेगा कि इन कंपेरिजन टू समवन इन यूके, अमेरिका में कोई बंदा कितना पुअर है। वो लोग दोनों ही लोग एब्सोल्यूट पावर्टी से तो काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स तो हर कोई सेटिस्फाई हो ही जा रही है। यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर तो गवर्नमेंट जो है सोशल सिक्योरिटी देती है, अगर आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो फिर भी गवर्नमेंट आपको पैसा देगी ताकि आप अपना बेसिक गुजारा कर सको। तो एब्सोल्यूट पावर्टी का तो ध्यान गवर्नमेंट ही रख रही है। बट इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, अदर इनकम ग्रुप्स, आप किस लेवल में फॉल कर रहे हो उसको हम लोग रिलेटिव पावर्टी बोलते हैं, राइट। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। आज के वीडियो में हमें बस इतना ही पढ़ना था। व्हेन वी लुक एट द नेक्स्ट वीडियो, तो अगले वीडियो में हम लोग पावर्टी इन इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे कि इंडिया में पावर्टी का क्या सिनेरियो है, क्या परसेंटेजेस हैं, रूरल अर्बन सिनेरियो किस तरीके का है, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स इंडिया के पावर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। मोर ओवर देखेंगे कि भाई इंडिया में अगर पावर्टी है तो उसके पीछे के कारण क्या है, रीजंस क्या है पावर्टी के, राइट। काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है, बट आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। मैंने नोट्स में बहुत मेहनत की है, प्लीज़ नोट डाउन करके रख लेना, आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे एट द टाइम ऑफ एग्जाम, राइट। दैट्स गोइंग टू बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।